बाबा, हमारे अलावा 4 और फैमिलीज ने ये टेंडर भरा है। तातारोलू, कचकार वाले, कराजदालार और हजार बेओलू ने। बस यही है? सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स में तो यही है। अच्छी ऑफर वाले को ही मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। भाई साहब, मैं तो कहता हूँ इस बार रहने ही दें आप। अंकल, इससे बेहतर ये है कि हम दूसरों के साथ मिलकर एक कंसोर्टियम बना लें। बेटी, अगर हमारे अलावा तुम्हें एक भी आदमी मिल जाए ये कंसोर्टियम बनाने के लिए, तो वो जो दरवाजा देख रही हो ना, मैं उससे बाहर चला जाऊंगा। 5 साल से तो यहाँ से कोई नहीं गया बाहर। तो ठीक है भाई, आप तो नहीं गए, मैं चला जाता हूँ, आप दोनों चला लें ये बिजनेस। ये वक्त बहस करने का नहीं है। इसमें या तो कामयाब हो जाएंगे या फिर बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, मैं इस मामले को एक दफा फिर देख लेता हूँ। ठीक है अंकल, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। बेटा, मेरी रोल से बात करवाना। बाबा, मैंने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे हैं। सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। एरोल ने कहा है ना तुमसे ये सब कुछ? नहीं तो उसने कुछ नहीं कहा। आप जानते हैं कितना मोहतात रहता है वो। कंपनी के सारे हालात मालूम है उसे। जल्द बेहतर हो जाएंगे कंपनी के माली हालात, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर ले तो। क्या मतलब हासिल कर ले? यानी उनकी शराइत मान जाए तो। कंडीशंस तो हम मान रहे हैं, फिर क्या मसला है? सिर्फ शराइत मानना ही काफी नहीं होता। जिसे तुम टेंडर कह रही हो, ये बहुत बड़ी जंग है और इसमें 4 उम्मीदवार हैं जिन लोगों के तुमने नाम लिए। क्योंकि इस टेंडर की तमाम शराइत बिल्कुल जंग के उसूलों की तरह है, किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाता। और इस जंग का सबसे बड़ा हथियार दगाबाजी है। मगर ये तो बिजनेस है ना, इसमें जंग कैसी? ये जंग है सर्वाइवल की। या तो वो तुम्हें खा जाएंगे या फिर तुम उन्हें। अगर ऐसा है तो हम ही उन्हें खा जाएंगे। जो आखिर तक डटा रहा वो भेड़िया सब कुछ खा जाएगा। मेरे प्यारे बाबा जान। जब तक आप सलामत है ना बाबा, कोई नहीं खा सकता हमें। मैं जरा अंकल के पास से होके आती हूँ, ठीक है? औलाद भाई अभी तक बाहर नहीं आए? अगर वो आए होते तो मैं यहाँ होता। यहाँ के अलावा जा भी कहाँ सकते हो तुम? तौबा तौबा। भाई फिर से वही कैसेट देख रहे हैं ना? कैसेट नहीं है, वो डीवीडी है। हाँ, डीवीडी, फिर वही फजूल बात। ऐसे बता रहे हो जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं। मुझे सिर्फ भाई की फिक्र है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है?
एक इंसान 40 दिन तक एक ही वीडियो बार बार देखे जा रहा है और कातिल भी अभी तक नहीं पकड़ा गया। उफ। 24 जनवरी 1993 प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ऑक्साई अपने घर के सामने एक जानलेवा हमले में मारे गए। 7 मार्च 1990 मशहूर सहाफी उर मुमजो अपने घर के सामने ही बम धमाके में जाँ बहक हो गए। 2 जुलाई 1993 एग्जीक्यूटिव एडिटर चेतन इमेज गाड़ी में सफर करते हुए अपने ड्राइवर समेत जाँ बहक हुए। 9 जुलाई 1993 मदिमाग होटल में आग लगने के बाइस 35 लोग जाँ बहक हुए। 17 फरवरी 1993 साबिक कमांडर एशरफ इतलिस का हवाई जहाज तकनीकी खराबी के बाइस गिरकर तबाह हो गया। 17 अप्रैल 1993 मुल्क के 7वें सदर तुर्गुत ओजाल खालिक हकीकी से जा मिले, जो कि 1988 में कातिलाना हमले में बाल बाल बचे थे। मरहूम के घर वालों का कहना है कि वर्जिश के दौरान हरकत कल्ब रुक जाने के बायस उनका इंतकाल हुआ। 9 जनवरी 1996 मशहूर बिजनेसमैन ओज़्दिमिर सबांची पर कातिलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में 3 लोगों की जान गई। 25 अगस्त 2001 मशहूर बिजनेसमैन उज़ैर अगारी को अयूब सुल्तान कब्रिस्तान में खंजर के वार से कत्ल कर दिया गया। 20 नवंबर 2003 महज 5 दिनों के फर्क से इस्तांबुल के 2 सिनागोग, लेवेंट की बैंक की ब्रांच और बरतानी सिफारत खाने की इमारत पर बम से हमला किया गया। इन चारों हमलों में 21 अफराद हलाक हुए। 21 अक्टूबर 1999 चारी तोरोज के कत्ल को 40 दिन गुजर गए। कल अदालत में पहली सुनवाई पर महबूब कदूदू और एजान कारा अदालत में पेश होंगे। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक एजान कारा अदालत में पेश होने से इनकार कर देंगे, जबकि तफ्तीश करने वाले अफसरों का ये कहना है कि तोरोज के कत्ल के केस में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। क्या खाक पेशरफ्त हुई है? इनके पास कोई ठोस सबूत तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, माजरत चाहता हूं इस वक्त फोन किया। एक बहुत जरूरी मामला जिस पर बात करनी है आपसे। मैं बताता हूं तुम्हें, गौर से सुनो मेरी बात। इस मामले को हल करने की जिम्मेदारी हम पर डाल दी जाएगी। हम पर क्यों डाली जाएगी? क्या हो गया? सब कुछ वाजे तो है भाई। किसने किया, किसने ये ऑर्डर दिया, ये सारी अंदर की बात है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? अपनी फजूल बकवास बंद करो। जो मुंह में आ रहा है बके चले जा रहे हो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जो भी ये काम करवा रहा है, ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि वो किसी बिजनेसमैन को जान से मार दे? तैयारी करो परमस। ठीक है भाई। भाई अब कहां जा रहे हैं? मैं भी चलूं? अब्दुल हई और मेमाती को फोन करो, तुम तीनों यहीं रुकोगे। जैसा आप कहें भाई। ये तो अच्छा हो गया। तीनों दोस्त फिर से एक साथ होंगे। मैं कल केस की हेयरिंग में जाना चाहती हूँ अंकल। इस हेयरिंग में जाकर तुम्हें सिर्फ तकलीफ ही होगी मेरी बेटी। इस पहली पेशी को हो जाने दो, देखते हैं क्या करते हैं वो। अगली पेशी में चली जाना। लेकिन ये जानना चाहती हूँ मैं कि आखिर बाबा ने उसका क्या बिगाड़ा था, क्यों मारा उसने उन्हें? इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं होगा। वहां जाकर तुम और उदास हो जाओगी। वो जालिम लोग हैं, वो नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं है। तो वैसे क्या कम अपसेट हूं मैं? उनकी क्या दुश्मनी थी किसी से? मेरे बाबा ने आखिर ऐसा क्या किया था जो उन्हें इतनी बेदर्दी से मार दिया गया? आइए सर। शुक्रिया।
आइए सर। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हो? ठीक हूं मैं। शुक्रिया कि आपने इस वक्त मुझे टाइम दिया। शुक्रिया की क्या बात है, आओ बैठते हैं। बहुत अरसे से इस बारे में आपसे बात करना चाहता था। आपको तो मालूम है मैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्बत कदम उठाना चाहता हूं, लेकिन मुझे इजाजत नहीं मिलती। बात इजाजत की नहीं है, वजह जानते हो तुम अच्छी तरह। और जो काम करने का तुम कह रहे हो, 23 सालों से उन दहशतगर्दों का मुकाबला करते आ रहे हैं हम लोग। इसके बावजूद भी अगर तुम वाकई उन दहशतगर्दों को खत्म करना चाहते हो तो इस काम के लिए सोच समझकर ही कदम उठाना होगा तुम्हें। बाद में पीछे नहीं हट सकते। मैं अपने इरादे से एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता। मैं अपने वतन की खिदमत करना चाहता हूं। तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम और तुम्हारा इदारा अच्छा काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हो मुल्क की, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसा ही करते रहोगे तुम लोग। ये जानते हो ना, 23 साल से जो दहशतगर्दी हो रही है, इन सब के पीछे कौन है? हमारा मुकाबला सिर्फ दहशतगर्दों से नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जो उनके हमायती हैं और उनकी पुष्टपनाही करते हैं, और उन्हीं दहशतगर्दों की मदद से इस वतन को और लोगों को बर्बाद करते जा रहे हैं। मैं सिर्फ दहशतगर्दों से ही निपटना नहीं चाहता, बल्कि उन्हें भी खत्म करना चाहता हूं जिनके इशारों पर ये चलते हैं। उन सबको खत्म करना चाहता हूं जो उनको इस्तेमाल करते हैं और उनकी सपोर्ट करते हैं। जो कहोगे वो करूंगा, इसमें साथ हूं मैं तुम्हारे। पिछले जमाने में फौज की मदद से मुल्कों को फतह किया जाता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि आज के दौर में एक बहुत बड़ी नफरी और दुश्मनों को डराने के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों की जगह इन्वेस्टर्स ने ले ली है। उनके जरिए किसी भी मुल्क को फतह किया जा सकता है, उनके एक एक असासे पर कब्जा किया जा सकता है। इस तरह काबिज नहीं, मुहाफिज कहलाओगे। अंकल, क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? क्या जानना चाह रही हो? कभी बाबा और आपने, मेरा मतलब है कि कहीं आप दोनों ने कोई ऐसी बिजनेस डील की जिसका मशकूक लोगों से ताल्लुक था? नहीं बेटा, हम बहुत देखभाल कर काम करते थे। या फिर कोई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमसे कोई डिमांड्स की और वो हमने नहीं मानी? नहीं बेटा, हमसे ऐसे लोग क्यों डिमांड करेंगे? दीगर कारोबारी लोगों की तरह मैं भी इन लोगों को जानता हूं, मगर इनसे कभी कोई ताल्लुकात नहीं रखे। क्या पता उन्हें कोई थ्रेट्स मिली हो लेकिन आपको ना मालूम हो। क्या पता उन्होंने कहा हो कि हमारी डिमांड्स पूरी करो वरना हम तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे। नहीं। उनका मकसद सिर्फ पैसा है, उन्हें धमकाने की क्या जरूरत है? अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया या फिर धमकाने की कोशिश की तो हम लोग भी चुप नहीं रहेंगे। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि बाबा को मार दिया उन्होंने? मेरा भाई एक मुहिब वतन और ईमानदार बिजनेसमैन था। जालिम लोग उसके बेगुनाह कत्ल पर खुशियां मना रहे होंगे। जिन्होंने भी ये काम किया है वो सुकून से नहीं रहेंगे। कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। वो सिर्फ हमारे ही नहीं, इस मुल्क के भी दुश्मन है। ये आदमी ठीक तो कह रहा है। हम इस खानदान की बातें क्यों सुन रहे हैं? वो तो हमारा साथ दे रहे थे, इसलिए उन्होंने एक जान भी खो दी। कानून यहाँ का ये है कि सिर्फ सुनना है, हमें राय नहीं दी जाएगी। गुज़िश्ता 20 सालों की बात करूं तो तमाम पब्लिक इवेंट्स में होने वाले हादसों को बहुत करीब से देखा है मैंने। हर एक हादसे ने इस मुल्क की सूरत हाल को तब्दील करके रख दिया, और पिछले महीने ही एक और कत्ल का इजाफा हुआ है इस सीरीज में। मुझे जो मालूमात मिली हैं उनके मुताबिक वो बहुत ज्यादा ईमानदार और करप्शन से पाक शख्स था और इस मुल्क के लिए अच्छा सोचने वाला एक कामयाब बिजनेसमैन था। कत्ल की वजह तहकीकात चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता इन तमाम वाकयात के पीछे किसी एक इदारे का हाथ है। इसके पीछे कोई दहशतगर्द तंजीम हो सकती है।
सदर का मुंतखब होना, आम इंतखाबात, यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप और टेंडर्स वगैरह। क्या हम इस मौजूदा इराक और ईरान के मसले के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते? बताइए। वो इस मुल्क को इन मामलात में उलझाना चाहते हैं, मगर वसूख से कुछ नहीं कह सकता हूं इस बारे में। इस दहशतगर्दी की वजूहात के बारे में कुछ नहीं जानता। सर, मैं आपसे ये चाहता हूं कि इन तमाम मर्डर्स को पीएसओ के इख्तियार में देने की मंजूरी दे दें। तुम्हारा इदारा है, जो चाहे करो। मैं कातिल से तफ्तीश करना चाहता हूं। उससे तफ्तीश करना तुम्हारा काम नहीं है। तो क्या आपके इख्तियार में है? मुझे इजाजत दिलवा सकते हैं? यह मुमकिन नहीं है। जरूरी है बहुत। सिर्फ आधा घंटा चाहिए मुझे। पोलाद अलमदार, वो आदमी जेल में है इस वक्त। किस हैसियत से मैं तुम्हें भेजूंगा वहां कि तफ्तीश कर सको जाकर? अगर मैं नहीं जा सकता, वो तो आ सकता है। मैं सच कह रहा हूं भाई, हम एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकते। हमें ऑपरेशन शुरू करना है। छुट्टी कहां से आ गई? खुशफहमी में है ये। कैसा ऑपरेशन? मुझे कोई खुशफहमी नहीं है, समझे? भाई ने तीनों को यहीं रुकने को कहा था। अरहान, भाई ने तुमसे क्या कहा था? साफ साफ ये बताओ। भाई ने कहा था यहीं रुकना, मुझे और आप दोनों को। इसका तो यही मतलब है ना कि हमें ऑपरेशन पर जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दिए जाएंगे। कोई अगर इस बारे में जान गया या तुम पकड़े जाते हो तो याद रखना, इस सब के पीछे मैं नहीं हूं और ना ही मैं तुम्हें पहचानूंगा उस वक्त। ठीक है, मंजूर है। बहुत शुक्रिया आपका। पुरमुस, तुम जा सकते हो। भाई, हमारी लड़ाई किससे है? कैसी लड़ाई में बाती? आपने कहा था ना। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ उस कत्ल के मामले को हल करना चाहता हूं। आखिर इन वाकयात के पीछे कौन है, वजह क्या है, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। उर मुमजू को क्यों मारा? औजार पर कातिलाना हमला क्यों हुआ? उस दमीर जमांजी, उजैर गरी, HSBC का धमाके से उड़ जाना, स्टेट काउंसिल पर हमला और हैरान देख पर हमला, उनका मकसद क्या है? समझ गया मैं आपकी बात। जब भी हम सोचते हैं कि खतरे से बाहर हैं, तो ऐसा मामला सामने आता है तो दोस्त और दुश्मन का पता नहीं चलता। हर तरफ कोई ना कोई जाल बिछाए बैठा है। लेकिन शेर को कभी साजिशों से डराया नहीं जा सकता। गिरफ्तार डिफेंडेंट महमूद गुंदोदू को बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में लाया गया है, जबकि दूसरा डिफेंडेंट एरजान कारा गैर हाजिर है। अदालती कार्रवाई शुरू की जाती है। महमूद गुंदोदू, मैं आपसे मुखातिब हूं। सबसे पहले तो आप मुझे अपने वालिद का नाम बताएं। अहमद। हमें इंतजार करना पड़ेगा। देखो आ गए।
आप सब लोग बाहर तशरीफ ले जाएं। हमारे डिफेंडेंट की तस्वीर आप नहीं ले सकते। ऑर्डर्स को फॉलो करें। आप लोग बाहर चले जाएं प्लीज। इन सबको बाहर ले जाइए। कोई ना कोई जवाब फिर से और इंतजार करना होगा हमें। इंतजार की भी एक हद होती है। कोई जवाब नहीं मिला। मैं बस निकल रहा हूँ। ऑफिसर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे एक तस्वीर लेने दें। मैंने कहा ना, ये नहीं हो सकता। अपने हुदूद में रहकर काम करें प्लीज। यही हमारा आदमी होना चाहिए। हम समझते हैं कि इल्जामात में कहीं कमी रह गई थी। ये इल्जामात उस वक्त लगाए गए थे जब कातिल का पता ही नहीं था। तुमसे पहले तो वो शख्स है जिसने तुम्हें ऑर्डर दिया था, लेकिन यहां तुम्हारी हैसियत मामूली प्यादे से ज्यादा नहीं। अदालत आलिया का फर्ज है तमाम वाकयात को मद्देनजर रखते हुए इस झूठ को बेनकाब करें जब तक हम असल मुजरिमों और उनके मोहरकात को तलाश करने में कामयाब नहीं हो जाते। मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, न जाने तुर्किया में ऐसे कितने कत्ल के मुकदमात हैं जो आज तक हल नहीं हो सके। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे सफाक दरिंदा सिफ्त मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं योर ऑनर। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ जज साहब? सॉरी जज साहब, मैं समझा मेरी क्लाइंट कुछ नहीं कहना चाहती। इजाजत है। क्या तुमने कभी मेरे बाबा की आवाज सुनी या उनसे बात की? क्या तुम जानते भी थे उन्हें? कोई ताल्लुक था उनसे किसी भी किस्म का? नहीं, लेकिन तुमने अपने बयान में कहा कि वो इसी तरह मरने के लायक थे, और ये कि वो इस मुआशरे के दुश्मन थे। क्या एक कातिल इस किस्म की बातें करने का हक रखता है, जबकि वो खुद मुआशरे का एक नासूर हो? मोहतरमा, आप इस वक्त अदालत में हैं, जरा तहम्मुल से बात करें। आई एम सॉरी जज साहब, लेकिन ऐसे शख्स के लिए मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं। एक इंसान किसी दूसरे को कत्ल करने के बाद उस पर फख्र महसूस करे तो उसे क्या कहना चाहिए? एक बुज़दिल इंसान ने पहले किसी का कत्ल किया और फिर ये कह दिया कि वतन के लिए किया है, मुआशरे की खिदमत करने के लिए किया है। असल में तुमने कुछ नहीं किया, ना इस मुल्क के लिए, ना इस मुआशरे के लिए, ना अपने घर वालों के लिए, और ना ही अपने बच्चों के लिए। सिर्फ जिल्लत दी है उन्हें। ठीक कहा, कुछ नहीं किया जिंदगी में, लेकिन अगर तुम्हें भी मार दिया होता तो कुछ जरूर किया होता जिंदगी में। ये क्या कह रहे हो? यकीनन हमने बुरे वक्तों में एक दूसरे का बहुत साथ दिया है भाई। मुकाबला करना यहाँ का उसूल है, लेकिन मुकाबले की भी कुछ हुदूद है। तुम्हारे भाई का कत्ल होना और इनके भाई का कत्ल होना अलग बात नहीं। कुदरत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमसे मिलने के लिए आए, बहुत मशकूर हूं मैं आपका। कैसी बात कर रहे हैं? आपको जब भी हमारी जरूरत हो हम आपके बारे में काफी कुछ सोच रहे हैं, खास तौर पर तौरस फैमिली के लिए ऑपरेशंस के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। भाई साहब की जिंदगी में भी बिजनेस में कुछ मुश्किलात जरूर थीं, लेकिन उनकी मौत के बाद हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए। भाई साहब हमेशा नौजवानों से काम लेना पसंद करते थे। यही वजह है कि मेरी भतीजी के जिम्मे ज्यादा काम होता है, लेकिन अभी वो नातजुर्बेकार है और अभी उसकी इतनी उम्र भी नहीं। यही सारी वजूहात हैं इस वक्त। बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे हालात। देखो, अगर तुम चाहो तो हम पार्टनर बन सकते हैं, हम सब संभाल सकते हैं। हजार बेउलू के खानदान को बिल्कुल भी अजनबी मत समझना। हम चाहते हैं कि तुम्हारी भतीजी भी हमारा काम देखे। ये कौन है? अहमद कुदरत और मेहमद फिकरत और अजार बियोलो का भाई। वही अजार बियोलो जिनकी यूनियन कंपनी है? हाँ वही।
ये कपड़े और टूरिज्म के बड़े बिजनेसमैन हैं और इनकी नेचुरल गैस पर भी इजारादारी है। इसके अलावा असलहे की स्मगलिंग, मंशियात, पेट्रोल फरोशी, काला पैसा, सिर्फ यही नहीं, ये इंसानों की स्मगलिंग में भी मुलव्विस हैं। मेरा अंदाजा है कि इनके कारोबार की मालियत तकरीबन $50,000 तक होगी और इस फैमिली के सरबराह कुदरत वही हैं। रास्ता छोड़ो मेरा। मिस आहू, जी कहिए। आप ठीक तो हैं? ठीक हूं मैं। हमें चलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। आप दूसरी गाड़ी में बैठिए, मुजरिम को मैं ले जाऊंगा। लेकिन सर, जो कह रहा हूं वो करो, जल्दी। ठीक है। क्या कर रहे हो ये? कहां ले जा रहे हो? खामोशी से मेरे साथ आओ। तुम क्या करना चाहते हो? कहां लेकर जा चलते रहे हो? बताओ मुझे, कहां ले जा रहे हो? अंदर जाओ। छोड़ो मुझे। मुझे मिल गई एक बड़ी खबर। मेरे हवाले कर दो कैमरा। मारना चाहते हो क्या मुझे? अगर सवालों के सही जवाब दोगे तो कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपको बता दूं, ये मेरी जॉब का हिस्सा है। कुछ गलत नहीं किया मैंने। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कैमरा मुझे वापस करो, जाने दो मुझे। बस बहुत हो गया। कैमरा चेक करने के बाद ही जाने दूंगा। बात सुनो, ना तुमने मुझे देखा और ना ही तुम मुझे जानती हो, और ना ही तुमने फोटोज ली और ना ही देखकर डिलीट की है मैंने। और अगर ये काम करने का बहुत ही शौक है तो जाकर कहीं और करो। समझ गई ना अच्छी तरह से? जो आपने किया है ये जुर्म है। मेरी आंखों में देखो जरा। क्या तुम्हें लगता है कि जुर्म करने से पहले मुझे खौफ आता होगा?
कत्ल करने के ऑर्डर्स किससे लिए तुमने? ये सारे कत्ल मैंने अपनी मर्जी से किए हैं ताकि मुझे आजादी का परवाना मिल जाए। मैंने पूछा ऑर्डर्स किसने दिए? कुछ नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। तुम्हें प्लाजा तक का रास्ता भी मालूम है क्या, जो तुम इस तरह आजादी की बातें कर रहे हो? वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब हम तुम जैसे लोगों से हिसाब लेंगे। तुम्हारी बारी भी जल्द आएगी। जिंदा बचोगे तब। बुज़दिली मत दिखाओ, एक मर्द की तरह जवाब दो मेरे सारे सवालों का। किसने ऑर्डर दिया था? जल्दी चलो यहां से। मुझे समझ में नहीं आया तुमने उस रिपोर्टर को छोड़ क्यों दिया? तुम्हें हर बात की वजाहत देना जरूरी है क्या? देख लेना, वो पुलिस को जाकर सब कुछ बता देगी। वो किसी को कुछ नहीं बता सकती क्योंकि बताने के लिए है ही नहीं कुछ। और तुम गाड़ी चलाओ, जबान नहीं। ठीक कहा भाई, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। एक बात बताओ, वो हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन से क्यों भागा? भाई क्या मैं तुमसे किसी भी बारे में बात नहीं कर सकता? और कितनी देर लगेगी? बस थोड़ी ही देर है। जैसे ही तुम इशारा करोगे मैं ट्रक आगे बढ़ा दूंगा। उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रक नहीं हिलेगा। फिर पौलाद भाई उससे पूरी रात पूछगछ कर सकते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, बस कोई मसला पेश ना आए। अरजान खुद कोर्ट में क्यों नहीं आया? तुमसे मिलने भी नहीं आया। तुम्हें कोई पैगाम तो भिजवाया होगा उसने। क्या पैगाम होगा उसका अंदाजा है मुझे। यकीनन उसने कहा होगा कि तुम शेर हो, बहुत बहादुर हो, निकाल लेंगे तुम्हें यहां से, फिर यूरोप जाके आजादी की जिंदगी जी सकोगे, है ना? तुम कुछ नहीं उगलवा सकते। छोड़ो यार, दफा करो इन्वेस्टिगेशन को। ये बताओ तुम बेवकूफ कैसे बन गए? गोली चलाने वाला अरजान तो था नहीं। कोई रास्ता निकाल के उसे बचा लिया जाएगा। और तुम जो यहां पर इस वक्त मुझसे मिल रहे हो, तुम तो गए। इस बारे में किसी से जिक्र मत करना। किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सब कुछ हमारे दरमियान रहेगा, ठीक है? जी ठीक है सर, समझ गया। तुम्हारी महबूबा कहाँ है? कोई महबूबा नहीं है मेरी। जाहिर है कोई दहशतगर्द ऐसा करेगा भी क्यों, वरना हर चीज कुर्बान करने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी तो वैसे भी खत्म है। सलवी पर दिल हार बैठे ना, मोहब्बत हो गई तुम्हें उससे। तुम्हें यहां तक पहुंचाने वाली वही तो है। दिल का मामला है, कर भी क्या सकते थे। तुमने उसकी नजरों में हीरो बनने के लिए काम किया है ना, सलवी की जिंदगी बचाने के लिए। क्योंकि तुम्हें कहा गया था तुम दोनों को मार दिया जाएगा। तुमने सोचा तौरोस को मार के दोनों यूरोप चले जाओगे अपनी जिंदगी गुजारने। ऐसा ही है ना?
ऐसा नहीं है। अर्जान, तुम्हें समझ गया था कि तुम्हारे जैसा डरपोक इंसान अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा। तुम्हें क्या लगता है अर्जान सल्वी को छोड़ देगा या वो तुम्हें छोड़ देगा? तुम्हारी तंजीम में गद्दारी की सजा मौत है ना? सल्वी उम्मीद से है ना? रेडी हो जाए भाई। अच्छा ठीक है। भाई हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। अब्दुल्लाई, हम रास्ते में हैं। चले। इसे क्या हो गया? रुक जाओ। उनसे कहो चलते रहे, रुके नहीं। हरगिज़ भी नहीं रुकना। ये हुई ना बात, मिल गई असल चीज। गाड़ी स्टार्ट करें भाई। हाँ ठीक है। अमेजिंग। भाई, कुछ बताया उसने? एक हिटमैन के पास बताने के लिए क्या होगा अब्दुल्लाई, लेकिन हमने उससे मिलकर अपना काम कर दिया। ये लड़की पीछा क्यों कर रही है हमारा? कौन सी लड़की? वही रिपोर्टर। क्या उसका पीछा करना है? कुछ करना होगा इसका। ये लड़की हमारे लिए एक मुसीबत बन चुकी है। मिस्टर एरोल, फाइनेंस की क्या सिचुएशन है? जैसा कि आप जानती हैं कि फाइनेंस के हालात इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं और ये हालात आपके बाबा के टाइम से ही खराब हैं। इस वजह से वो भी परेशान थे। फ्रांस से जो पैसे आने वाले थे उसका क्या बना? अभी नहीं आए। मेरा अंदाजा है कि आपके बाबा के कत्ल होने के बाद वो दी गई शराइत पर गौर कर रहे होंगे।
फिलहाल मुझे कोई तवक्को नहीं है। और जॉर्जिया के क्लेम्स का क्या हुआ? उन्होंने सस्पेंशन का मुतालबा किया है। क्या और फोर्स करें उन्हें? इस बारे में मैंने रूस के लॉ ऑफिस से बात की थी। मजबूर करने का मशवरा तो वो भी नहीं देते। मगर क्यों? क्योंकि मशरिकी हिस्से में कारोबार कानून पे नहीं बल्कि दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद पर होता है, ये आप जानती हैं। सब मालूम है मुझे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारे पास फिलहाल 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। या तो हम सब कुछ बेचकर छोड़ देते हैं, या फिर कोई पार्टनर ढूंढकर छोटे हिस्से के लिए उससे डील करते हैं, या क्या? तुम्हारी नजरें जेल पर होनी चाहिए हिकमत। वो हिटमैन जेल की सलाखों से बाहर किसी से राब्ता जरूर करेगा। समझ गया। वो बाहर क्यों राब्ता करेगा? वो जेल में ही कुछ करेगा। हाँ, वो ऐसा करने की कोशिश भी कर सकता है। उसे अपनी तंजीम से छुप कर रहना होगा। भाई वो आखिर ऐसा करेगा ही क्यों? क्योंकि वो इस वक्त डरा हुआ है। अब्दुल हई और मेमाती, तुम दोनों उस पर नजर रखोगे। भाई मुझे क्या करना है? अगर ये कातिल किसी को कॉल करता है तो आयरन और निफ्जात दोनों साथ जाएंगे और सब आपस में एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। तुंजाय आज रिहा हो रहा है ना? जी भाई, मैं ही लेने जाऊंगा। हिकमत, तुंजाय का मामला जरा मुख्तलिफ है और वो अभी हॉस्पिटल से बाहर आ रहा है। तो फिर उसे ज्यादा तंग मत करना, अहम है हमारे लिए। तुंजाय अलग मिजाज का है, मैं उसको समझता हूं। बेफिक्र हैं आप। सल्जूक भाई, ये बहुत बड़ा लॉस है। इस खला को सिर्फ अल्फाजों से नहीं भरा जा सकता, लेकिन ऐसे मौके पर दोस्ती बहुत सारे गमों को बुला देती है। बहुत शुक्रिया। मैंने सुना है आपकी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हमारी पार्टनरशिप इन तमाम प्रॉब्लम्स को हल कर सकती है। शोबे सेहत में हम बहुत बड़ी यूनियन कंपनी है। मैं चाहता हूं कि आप अपने हॉस्पिटल्स में हमारी पार्टनरशिप की पेशकश पर गौर करें तो हमें खुशी होगी। आपकी दोस्ती को मैंने हमेशा कदर की निगाह से देखा है तुरान साहब। भाई साहब भी आपकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन तुरान साहब, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो जरूरतमंदों के लिए बनाए गए हैं। इन हॉस्पिटल्स से हम मुनाफा नहीं कमाते, उनकी मदद करते हैं। और वहां के तमाम डॉक्टर्स भी इन्हीं उसूलों के पाबंद हैं जो वहां काम करते हैं। अब वो जमाना बिल्कुल नहीं रहा सल्जूक भाई। जानते हैं ना जहाज में क्या कहा जाता है? अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहले लगाएं और उसके बाद अपने बच्चों को। तो क्या आज आप जरूरतमंद नहीं हैं? हमें मास्क लगाने दें और कुछ ऑक्सीजन लेने दें। बाकी बातें बाद में डिस्कस कर लेंगे। यह आदमी तो कहीं से भी तुर्क नहीं लगता। हिटलर के जर्मनी में ऐसा आदमी ढूंढना बहुत मुश्किल है। भाई काशकार फैमिली ऐसी ही है। आपकी नोटबुक में ही पढ़ा था मैंने। एक ही फैमिली एक ही वक्त में मेडिकल, जुए और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में कैसे हो सकती है? इस सब के अलावा एनर्जी, मीडिया और असला का कारोबार। उनकी हैसियत लगभग 35 से 40 मिलियन डॉलर के करीब है। जेल से कोई खबर नहीं आई क्या? अभी तक तो कोई खबर नहीं आई। वो लड़की क्या कर रही है? तोरोस? हाँ, तोरोस। तोरोस घर पर है, शायद मीटिंग में। हेडफोन देना जरा मुझे। मैं हरगिज अपनी कंपनी को लेकर हिम्मत नहीं हारूंगी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन $50 मिलियन खर्च किए बगैर आप एक हफ्ते के अंदर दूसरे ऑप्शन का फैसला करेंगी तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। इतनी वैल्यू तो मेरे घर की भी लग सकती है। लेकिन ये मालियत तो आपके बाबा के कत्ल से पहले की थी। क्या मतलब है? अगर हम मॉर्टगेज के लिए भी अप्लाई करते हैं तो अभी तकरीबन इस घर की मालियत 10 मिलियन होगी। इससे ज्यादा नहीं हो सकती। $50 मिलियन से कम नहीं बेचूंगी मैं अपने घर को।
वो भी तब अगर मैं घर को बेचने का फैसला कर लूं। तो फिर आप ही बताएं, इतनी रकम कहां से अरेंज हो पाएगी? क्या ये अमाउंट अंकल के पास नहीं होगी? आपके अंकल की तमाम चीजें मॉर्गेज हो चुकी हैं, और अगर ऑफशोर चीजों की बात की जाए तो वो बीवी का हक है। माजरत के साथ आपका कोई हक नहीं है। जुलीदे मेरी बहन नहीं है, मर चुकी है वो। वैसे भी उधार मांग रहे हैं, चैरिटी नहीं। क्या घर बेचने के बारे में आप संजीदा हैं? अगर कोई और रास्ता नहीं निकल पाए तो करना पड़ेगा। लेकिन ये करने से तो मार्केट में हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लोग यही समझेंगे कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, इसीलिए घर बेच रहे हैं। लेकिन तमाम लोग हमारी पोजीशन से वाकिफ हैं। कहने से ये बात साबित हो जाएगी। हमारी चीजों की वैल्यू 3 से कम होकर 1 लीरा पर आ जाएगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। कुछ भी हो जाए, मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी। चाहे मुझे अपना घर बार ही क्यों न बेचना पड़ जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। यही मेरा फैसला है। मुझे इस लड़की की मदद करनी होगी। सॉरी, सुना नहीं आपने क्या कहा? तुम और मैं इसलिए तो साथ काम करते हैं क्योंकि तुम जानते हो कि कब कौन सी बात नहीं सुननी। हमें बहुत सोच समझकर अपना प्लान तैयार करना होगा। इस घर के मॉर्गेज के लिए मैं इंजी से बात करती हूँ। इंजी कौन है? इंजी ततारुलू। ततारुलू की बेटी की बात कर रही हैं? बिल्कुल। क्या हुआ? क्या आप उसे जानती हैं? हाँ, मेरी पुरानी दोस्त है, बहुत अच्छी इंसान है। ये तो अच्छा हो जाएगा अगर वो आपकी अच्छी दोस्त है। इस तरह से हम उनके बैंक से क्रेडिट हासिल कर सकेंगे और इसके बाद हमें मॉर्गेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या वाकई में? यकीनन हम ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन क्या सब कुछ खोने के लिए आप तैयार हैं? आ जाएं। सर, मेहमद गंदूदू आया है। भेजो उसे। अंदर आ जाओ। कहो, क्या बात है महमूद गंदूदू? तुमने तो हमारी जिंदगी अजाब बनाकर रख दी है। क्या अकेले बात कर सकते हैं हम? क्या बात करनी है तुमने अकेले में? हाँ, एक कंप्लेन है मेरी जिसे मैं फाइल करवाना चाहता हूँ। क्या कंप्लेन है तुम्हारी? कैदी हो, कैदी बनकर रहो, क्या मसला है? मुझे ये बताएं कि पोलाद अलमदार उस वैन में क्या कर रहा था? ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मुझे जेल में डाल दिया गया और कॉल करने से भी रोक दिया गया। मेरी जिंदगी खतरे में है। मुझे अपने वकील से बात करनी है, अभी और इसी वक्त। कैदी हो, अपनी हद में रहो, समझे? सोचते हैं तुम्हारे वकील के बारे में। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। वो पुलिस वैन में आया, मुझसे सवालात किए, मुझे डराया और धमकाया उसने। कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी? जवाब दीजिए मुझे। अगर तुम्हारी पौलाद से मुलाकात होती तो आज जिंदा ना होते और मेरे सामने यूं ना खड़े होते। दफा हो जाओ, ले जाओ इसे कमरे से। चलो आ और जाओ। दोबारा यहाँ कभी ना आना। ये मेरा हक है। खामोश हो जाओ और बाहर चलो यहाँ। चलो, आपको इसका आ जाओ। जवाब देना होगा। चलो। दाऊद तातारुलू हमारी तमाम प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा वो अपने हर काम में कोई ना कोई शर्त लाजमी रखता है। मैं इंजी को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं उसकी फैमिली में उसके बाबा और भाई से भी मिली हुई हूँ। दाऊद ततारुलू एक ऐसा ताकतवर इंसान है जिसका पूरे मुल्क में कोई सानी नहीं। कुछ भी हो जाए उसका काम नहीं रुकता। कहते तो यही है, सब पावर का खेल है। और बताया ये जाता है कि उसके कुल असासों की मालियत $60 मिलियन है। इतनी दौलत दुनिया में किसी के पास नहीं है, तुर्की में कहां से होगी? मिसाऊ, आप फोर्स की लिस्टों को इग्नोर कर रही हैं, जो टैक्सों की फहरिस्तों की वजह से बनती है। दुनिया की किसी भी क्रेडिट कंपनी से पूछ सकते हैं, वो दाऊद तातारुलू को अच्छी तरह जानते हैं। सच कह रहे हैं? और इंजी का बाप दाऊद कंस्ट्रक्शन वेपन की स्मगलिंग में शामिल है और हत्ता के सरकारी और गैर सरकारी कामों में भी मुलव्विस है।
ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं जो उसने ना छोड़ा हो। वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि बहुत ही ताकतवर आदमी है। जिस तरह आपने कहा कि वो हमारे काम आ सकती हैं, यकीनन उनकी मदद लेकर हम जल्द रिकवर कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके उनसे जाकर मिलिए। तो शुरू करो। तोरोस के खानदान का क्या हुआ? दाऊद साहब, अब सल्जूक की बेटी बिजनेस चला रही है। सल्जूक क्या कर रहा है? वो इतना इन्वॉल्व नहीं है। हरी आंखों वाली लड़की वही है क्या? वो मेरी दोस्त है आहू, बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की है। अगर वो समझदार है तो हम मिलके काम कर सकते हैं। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, मुश्किल में है वो। हजार बेओलू फैमिली अपनी तामीराती कंपनी बनाना चाहती है। काजगार फैमिली हॉस्पिटल बनाना चाहती है। कारा जदाक अपनी जायदाद चाहते हैं। हॉस्पिटल मिलेंगे मगर कुछ शराइत के साथ। अगर हम तोरोस फैमिली को सपोर्ट करते हैं तो हजर बेओलो को कुछ नहीं मिल सकता और कराजे दाराल खानदान को। उनके असासे बहुत ज्यादा कीमती हैं। ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। 60 साल में एक दफा भी नहीं पछताया। तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कर दी और तुम्हें अपना दामाद बना के भी नहीं पछताया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम भाई हो यालसिन के। जब तुम किसी पर भरोसा करते हो तो अपनी कीमती चीज भी उसे दे देते हो। इंजी, अपनी दोस्त का ख्याल रखना क्योंकि उसने अपना बाप खोया है। ठीक है, जैसा आप कहें बाबा। वो मुझसे प्यार करती थी। उसका नाम लेकर कह सकते हो? कभी भी नहीं। परमोस, यहीं बैठकर गेट खुलने का इंतजार करोगे? नहीं भाई, हमें भला क्यों उनके हॉस्पिटल की जरूरत होगी तौरान? सिर्फ पैसों का ज़िया है। ऐसी कोई बात नहीं है बेगम, ये एक जंग है। तुम जानती तो हो हर एक ने उनसे कुछ न कुछ लिया है और हमें भी उनकी इस वक्त जरूरत है। अच्छा, क्यों? तुम अपनी ताकत किस तरह आजमा सकती हो? हम उनसे कारोबार करके देखेंगे कौन कितना ताकतवर है, फिर हम प्लानिंग करेंगे। मेरी एक बात तो हमेशा तुम याद रखना, मैं जब तक ये मेडिकल का बिजनेस करता रहूंगा मैं किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दूंगा, और खासकर उन लोगों को जो इस काम के माहिर हैं। मुफ्त इलाज होगा मरीजों का। ये खुद को गवर्नमेंट समझते हैं क्या? अब तो गवर्नमेंट भी ये सब कुछ नहीं करती। अरे तुम कहाँ रह गए थे? जिम गया हुआ था मैं। हेलो, कैसी हैं आप? तोरोस खानदान की बेटी को जानते हो तुम? वही लड़की जिसके बाप को कत्ल किया गया था? हाँ वही। उससे दोस्ती करो, बिजनेस करना है। जज्बाती दोस्ती या कारोबारी? जो तुम्हारा दिल करे। मोहब्बत नहीं हो सकती किसी से। आज तक मुझे ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं। मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है उसे, मिलो उससे। मैम, आपसे कोई मिलने आया है। मैंने किसी को नहीं बुलाया। मगर वो आपसे मिलना चाहते हैं। नाम क्या बताया उसने? पोलात अलमदार।
एक्सक्यूज मी सर, आप अंदर आ जाइए। बहुत शुक्रिया। इस तरफ। पौलाद अलमदार। आई एम आहू। मिलकर खुशी हुई। आपको क्यों मिलना था मुझसे? सबसे पहले आपसे अफसोस करना चाहता हूं मैं। बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकता हूं आपके दर्द को। बगैर अपॉइंटमेंट की मुलाकात की वजह जान सकती हूं मैं? दरअसल अपने लिए घर ढूंढ रहा हूं। जानना चाहूंगा कि आप अपने इस घर को बेचने का इरादा रखती हैं? कॉल करने की पाबंदी हटा दी गई है, अब कॉल कर सकते हो तुम। मुझे ना ही अपना घर और ना ही कोई और प्रॉपर्टी बेचनी है। आपका जवाब मिल गया मुझे। मैं बस आपका इरादा जानना चाहता था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। सोचने की बात यह है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरा इस घर को बेचने का इरादा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा शायद बेच रही हूं। हरगिज नहीं। क्या किसी ने कुछ कहा है आपको, या किसी ने आपको बताया कि मुझे अपना घर बेचना है? अगर आपका घर बेचने का इरादा है ही नहीं तो ऐसी बात मुझसे कोई क्यों कहेगा? आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं जानती हूँ, और पहली ही मुलाकात में आप मुझसे मेरा घर खरीदने की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ अजीब बात नहीं है? मैं नहीं जानता आप बेच रही हैं या नहीं, लेकिन मैं इस घर को खरीदने का इरादा रखता हूँ। ठीक है? एक मिनट मिस्टर, अगर मैं आपके घर आकर आपसे यही सवाल करूं तो क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगा क्या पेश करूं? अच्छा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप मेरी तवाज़ो करें। आप काफी अजीब हैं। देखिए, मैंने अपनी बात आपके दुख पर अफसोस का इजहार करने से शुरू की थी, लेकिन आपने मेरी बात काटकर मुझसे ये पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। पहली अजीब बात तो यह है, और दूसरी अजीब बात, आपको लगा कि शायद मुझे कुछ चाहिए। पहले आपने मुझे एक अजनबी, फिर खरीदार, और फिर एक माफिया के तौर पर समझा, जबकि आप तो मुझसे वाकिफ भी नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा आपसे। और तीसरी अजीब बात, आपने मेरे बारे में खुद से एक राय कायम कर ली, मुझे जानने की कोशिश नहीं की, और बगैर जाने ही मुझे जज करना शुरू कर दिया। किसी भी शख्स की नीयत जाने बगैर उसके बारे में राय कायम कर लेना अजीब बात होती है, लेकिन मैं आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे बस एक ऐसे आदमी के तौर पर याद रखिएगा जो आपको बताने आया कि वो आपके और आपकी फैमिली के साथ खड़ा है, लेकिन आपका रवैया। आप गलत समझे हैं मुझे। समझने में गलती आपने की है। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। अगर आपका घर के हवाले से इरादा बदल जाए तो राब्ता कीजिएगा। आपको तो मालूम ही होगा कि मेरे जैसे लोगों के पास चीजें खरीदने के लिए बेतहाशा पैसा होता है। ये तस्वीरें किसने ली हैं? सर, हमारी एक रिपोर्टर ने ली हैं ये तस्वीरें। कौन कौन जानता है इस बारे में? ये लड़की और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जानता है। रिपोर्टर को बुलाओ यहाँ पर। जी, बुलाता हूं उसे। अंदर आ जाओ।
ये तस्वीरें तुमने ली हैं? जी मैंने ली है। तुम्हें धमकी किसने दी थी? पौलात अलमदार का आदमी, मेमाती नाम है उसका। इन तस्वीरों के बारे में किसी और को बताया है? नहीं सर, किसी को नहीं बताया। सिर्फ मैं, मेरा मैनेजर और आप लोग जानते हैं। जब तक ये खबर अखबार में ना आ जाए किसी को नहीं बताना इस बारे में। बहुत शुक्रिया, तुम जा सकती हो। जो शख्स जेल में है तुम उसकी बातें कैसे सुन सकते हो, जबकि वो जेल में किसी ऑफिशियल नंबर से बात नहीं कर सकते? क्या फर्क पड़ता है, कहीं से भी कॉल करें। तो ये काम कैसे होगा? जब वो बयान दे रहा था टीवी पे तो मैंने उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था और फिर कंप्यूटर में वॉइस डिटेक्शन के लिए डाल दिया। अब चाहे वो तुर्किया में हो या ना हो, वो कहीं से भी कॉल करे, हम उसकी वॉइस डिटेक्ट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरी आवाज रिकॉर्ड करो तो उसे कोड करने के बाद सुन सकते हो? नहीं, मगर ये मालूम हो जाएगा कि तुम कहाँ हो। ये तो सरासर गलत है। ये आजादी और प्राइवेसी के बिल्कुल खिलाफ है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम कौन सी प्राइवेसी की बात कर रहे हो? वो मुल्क से बाहर बैठे हैं मगर वो तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। मुझ पर? तुम ही नहीं, बल्कि जिस पर वो चाहें। तुम कहाँ जाते हो, तुम किससे मिलते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, हर चीज पर नजर है उनकी। कहीं तुम मजहब के बारे में तो बात नहीं कर रहे ना? टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं तुमसे। अगर वो हमारे जहनों को सुन रहे हैं तो पता नहीं मैं निवजत का सामना कैसे करूंगा। पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके पास एक ही काम है, कुछ ना करना। क्या अंदर आ सकता हूं मैं? हाँ आओ यालसिन। सर, हमारे लोगों ने कुछ तस्वीरें ली हैं। ये मैनेजर ने दी हैं मुझे, इसीलिए मैं आपको दिखाने लिए आया। ये सब क्या है? चारों तोरों को जिस शख्स ने गोली मारी थी, मुझे लगता है पौलात अलमदार ने किसी तरीके से उससे मुलाकात की है। इससे उसका क्या लेना देना? नहीं मालूम, इस बारे में सही से नहीं जानता मैं। उसके काम के बारे में पता लगाओ। इन तस्वीरों को अपने पास संभाल कर रखो, एहतियात से। जी ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसकी छानबीन होनी चाहिए। समझ नहीं आता कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। हाँ, सर फिरा। कैसी हो तुम? सॉरी आहू, तुमसे मिलने नहीं आ सकी। तुमने कॉल की तो थी। सब कैसा चल रहा है? तुम ठीक हो ना? क्या कहूँ, ठीक नहीं हूं मैं, और हर दिन एक नई मुसीबत में होती हूँ। समझ सकती हूँ मैं तो अपने बाबा को खोने का सोच भी नहीं सकती। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। ये किस काम में आता है? रुको, वो कॉल पर है। इसे लाइन पर रखो, मैं भाई को बताता हूं।
पोलाद अलमदार ने मुझसे बहुत सवालात किए थे। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया। सेल्वी ठीक तो है ना? मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो मुझे 1 हफ्ते के अंदर बाहर निकालो यहां से, समझ गए? कॉल से ये एड्रेस मालूम हुआ है। मैम आती, इसे संभालो। जी ठीक है भाई। क्या और कोई बात भी की उसने? जी बिल्कुल, बाहर आने की बात कर रहे थे वो दोनों। अरहान, एरन से कहो वो कार तैयार रखे, तुम्हें निकलना होगा। ठीक है भाई। बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ ठीक है, बस कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? तुम जानती हो मुझे अंजी, मैं बिजनेस की बात नहीं करती तुमसे। हाँ जानती हूँ, लेकिन फिर भी। तुम्हारा शोहर कहाँ है? नहीं मालूम भाई। हाँ, कहीं देखा है मैंने इस लड़की को। मैं आहू हूँ। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। और तुम? ठीक हूँ। क्या तुम यहाँ वापस आ गई? हाँ, फिलहाल यही हूँ। अगले हफ्ते एक पार्टी रख रहा हूँ, आप एनजी के कांटेक्ट में रहिएगा। पार्टी में जरूर आना, ठीक है? तुम्हारा भाई बिल्कुल भी नहीं बदला। हाँ बिल्कुल नहीं बदला। एनीवे, कराजादा फैमिली ने हमें लोन देना था, लेकिन वो हमेशा डिले करते रहते हैं बात को। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? वो लोग तो है ही ऐसे, शराइत के बगैर वो लोग कोई काम नहीं करते। सेल्जुक भाई, ये दुनिया भरोसे के कतई लायक नहीं है। आज से पहले इस्तांबुल दुनिया का महफूज तरीन शहर कहलाया जाता था। अब तो यहाँ के हालात पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। इन्वेस्टर्स को राजी करना आसान नहीं है। ये शहर आज भी महफूज है। मेरे भाई को उन्होंने सड़क पर नहीं मारा था, ऑफिस में घुसकर मारा। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। इन कातिलों को क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो ना तो हम चैन की नींद सो सकेंगे और ना ही काम के लिए बाहर निकल सकेंगे। सही कहा, लेकिन क्रेडिट रिपोर्ट्स देखने के बाद ये और इनके भाई तो हमारे लिए खत्म ही हो चुके हैं। इन सब बातों से मेरे भाई का कोई लेना देना नहीं। हम आपके फाइनेंस के मामले पर गौर कर रहे थे, लेकिन जो वाकया पेश आया उसके बाद हम किसी को कायल नहीं कर पा रहे। और अगर कोई जैसे रुकने के लिए कहे। ये क्या बात कर रहे हैं जलाल साहब? मेरा भाई मारा गया है और क्या वजाहत दूं आपको? हम यहाँ पर इसलिए आए थे कि इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। खैर, बहुत शुक्रिया आपका सल्जूक भाई। जितना वक्त दरकार है लीजिए और सुकून से फैसला कीजिए। बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। सल्जूक ने किसी के साथ डील की थी। उसके रवैये से मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा। आपके ख्याल से कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, किसी का तो हाथ होगा इसके पीछे। ये जो पता दिया है मेरी समझ से तो बाहर है। पते को छोड़ो, ये देखो हम जा कहाँ रहे हैं। कहाँ अब्दुल हई? तुम शुरू से ही ये कह रहे हो। क्या वाकई तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? अरे अब्दुल हई, वो बिजनेस हम दोबारा नहीं कर सकते, ये बात तो साफ है। तो खैर, उस तरफ चलो।
वो फिर कॉल पर है। क्या उसने एड्रेस बताया है? जगह दो मुझे। अरहान, उन्हें जाने दो। ठीक है भाई। वो भी किसी को कॉल कर रहा है। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। ये तो मेरा फर्ज है। आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े आप यहाँ आ सकते हैं। अल्लाह ना करे। अलबत्ता आप जरूर आइएगा हमारी तरफ, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर मैं इजाजत अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अरे मेरे प्यारे भाई, रास्ते अलग करने का वक्त आ गया है। मेरी खुशकिस्मती होगी अगर मैं आपकी खिदमत कर सकूं। खिदमत से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह हो और मेरे अच्छे दोस्त भी हो। इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। हम मिलते रहेंगे। बिल्कुल, आप मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। आपसे अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे भाई, मेरे दिल में एक ख्वाहिश है। अपने 30 साल की सर्विस के रिटायरमेंट के बाद मेरी जितनी भी जिंदगी है वो आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। तो तुमने फैसला कर लिया है? बस आपकी इजाजत चाहिए। यकीन करो, बहुत खुशी हुई तुम्हारा फैसला जानकर। हॉस्पिटल छोड़कर जाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुम्हें छोड़कर जाना है। दिल से कदर करता हूँ तुम्हारी। मुझे अब इंतजार रहेगा तुम्हारी रिटायरमेंट का। मैं रिटायर हो चुका हूँ मेरे भाई। हेल्थ ऑफिसर हुस्नू अब आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। कबूल करें आप। चलिए। फिर से कॉल आ रही है। मगर जो नंबर डायल किया जा रहा है वो मुझे जेल का तो नहीं लग रहा भाई। वो लोग हिटमैन को मारने वाले हैं। एरन, तुम्हें पता है उनकी नजर तुम्हारी हर बात पर है और तुम दाएं बाएं का पूछ रहे हो। भाई किस तरफ मुड़ना है बताएं जरा। कहा तो है उल्टे हाथ पर। तुम बता सकते हो कि पोलाद भाई को हैकर तामिर के साथ काम करते हुए कितना अरसा हो गया? क्यों? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। कौन जानता है कि हमने अब तक फोन पर क्या बातें की। वो लोग काफी अरसे से हमारी बातें सुन रहे हैं। मुझे बताएं आगे कहाँ जाना है? अरे एरन, मैं कह रहा हूँ दवाई दवाई दवाई। रशियन जबान में जाओ को कहते हैं। चलो उल्टे हाथ की तरफ चलो। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारा ऑफिसर तुम्हें कह देगा। ये तवक्को नहीं थी तुमसे बिल्कुल भी।
खैर तो है, कैसे आना हुआ? क्या हमारा कोई आदमी है अंदर? क्या मतलब, कोई हमारा आदमी अंदर जाने वाला है? मेरा यह मतलब नहीं था अंकल। अगर मैं आपको एक नाम दूं तो क्या आप उस आदमी की जान बचा पाएंगे? ऐसा कौन सा वो अहम बंदा है? बताओ तो सही, कौन है वो? असल में वो महमूद गुंदूदू। तोरोस, जिसने चारोस को मारा था? जी वही। उसका भी जिंदा रहना जरूरी है। ये काम मुश्किल है जरा, हो जाएगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। कहो तो जेल से निकाल लेता हूं उसे। नहीं अंकल, उसे अभी अंदर ही रहने दें, वही ठीक है। जैसे तुम्हारी मर्जी। भाई, यहाँ वो आदमी नहीं है, और ना ही ये वो जगह है जिसका पता हमें दिया गया था। मैं खुश भी हूं और उदास भी। खुश इस बात पर हूं कि वो हैकर तामिर गलत साबित हुआ। यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी नहीं जानती। हेलो, तुमने मुझे गलत जगह का पता दिया था। एरन, नोट करो। क्या ये नई जगह है? सही से लिखो, ये जगहें बदलता रहता है। लगता है यही गली है। ये इलाका कितना अजीब है। 2 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी तक वो पता नहीं मिला। इस तरफ चलें क्या? हाँ चलो, और क्या कर सकते हैं। अल्लाह आसानी करे। सब बेहतर हो गया है, आप बेफिक्र हो जाएं। शुक्र है। अब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कैसी बात कर रहे हो? बैठो। तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। सही टाइम पर आए हो। जो हो सका जरूर करूंगा। 80 की दिहाई में ब्यूरोक्रेट थे ना तुम? 80 की दिहाई की आखिर में और 90 की दिहाई के इब्तदाई सालों में एक के बाद एक होने वाले कातिलाना और जानलेवा हमलों के बारे में सारी तफसीलात मैं तुमसे जानना चाहता हूं। कोई खास वाकया जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं? औजाल का कत्ल। क्या वो ठीक है? अब जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। आपसे अपना तारुफ करवा देता हूं। मैं हुस्नु यालन कलंज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 30 साल तजुर्बे के बाद अब मैं तुंजाय साहब के साथ होता हूं। मिलकर खुशी हुई। आ जाएं। डॉक्टर साहब, खुसरो साहब हॉस्पिटल में नहीं है। क्या मतलब? वो तो कहीं बाहर भी नहीं जाते। मैंने उन्हें ढूंढा, वो कहीं भी नजर नहीं आए। वो आ जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो यहां से बाहर एक रात भी नहीं रह सकते।
जख्म देखकर लगता है गोली अभी मारी गई है। अब्दुल हई मैं हूं। इसे अभी किसी ने मारा है। तुमने तो गोली नहीं मारी। नहीं, मैं तो अभी आया हूं यहां। हमें निकलना चाहिए यहां से। सब्र करो जरा। ओजाल मरहूम 80 की दिहाई में तुर्की को बैरूनी दुनिया से मिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल और एक्सपोर्ट्स की हौसला अफजाई, इन सब बातों ने बहुत सारे अनासिर को काफी नुकसान पहुंचाया था। 90 की दिहाई का ओजाल का ये प्रोजेक्ट खास तौर पर यूरेशिया में तुर्की को एक अहम हैसियत दिलाने के लिए था। ओजाल को कौन मारना चाहता था? एक बहुत बड़ा कंसोर्टियम। हाँ, कहो मेहमती। फौरन निकलो वहां से।